ये पॉजिटिव जेड है अच्छा सर, इसमें और ये पॉजिटिव वाई है, और अगर इसको पॉजिटिव एक्स मार्क करेंगे, एक्स मार्क करेंगे, तो ई क्रॉस बी किधर आ रहा है? बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड में है, तो वाई यहाँ से वाई लिया, ये एक्स है और ये जेड है, तो वाई इधर, ये इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव जो इसका प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर मान लो हम, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लो एनसीईआरटी में जो भी है, एनसीईआरटी वाला इक्वेशन वो वाला रेफर करोगे, वो फोटो और वही फोटो ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ करने में ये गलती तुम नहीं कर दोगे। तो इसमें जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की। अब देखो, जो ये वेव जनरेट हो रही है, जो ऑसिलेट कर रहा है, मैकेनिकल वेव में तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, समझ रहे हो? इसीलिए ये क्या है? ट्रांसवर्स नेचर का है। तो ट्रांसवर्स जो ऑसिलेटिंग थिंग है, मैकेनिकल में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, नॉन मैकेनिकल जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसलिए ये ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यस। कि जैसे मान लो कि अगर डायरेक्शन बताओ, एक और डायरेक्शन ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जेड में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो वेव, ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन विच डायरेक्शन? सर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। यहाँ से ई ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सेम ही वेव है, सेम ही वेव है, उसका एम्पलीट्यूड सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस जे कैप में है। देखो सोच के, इस इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आएगा बस, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब भाई देखो, ये साइनोसॉइडल में भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि तो कैसे सर, ये तो साइनोसॉइडल, ये साइनोसॉइडल एक वेराइटी है, अलग अलग टाइप के। वो जनरली क्या होता है, जनरली हमारे ऑसिलेटिंग सोर्स जो होते हैं वो एलसी टाइप के ही होते हैं, एलसी टाइप के ही होते हैं। तो एलसी में जब एनर्जी ऑसिलेट करती है तो साइनोसॉइडल फंक्शन ही आता है। साइनोसॉइडल फंक्शन आता है तो यहाँ से जो वेव जनरेट होती है वो साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वैसे साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी सर माइनस के एक्स यही एक। क्या वो, हम्म, सर यही बल्ब में भी ऐसे ही होते हैं, मतलब लाइट बल्ब? लाइट बल्ब में भी हम बोल सकते हैं कि वैसे ही होता है एग्जैक्टली। तो साइनोसॉइडल नहीं मिलेगा, वो बहुत सारे साइनोसॉइडल अलग अलग टाइप के जो है कंबाइन करके, जैसे बताया होगा तुम्हें कि किसी भी टाइप के फंक्शन को साइन या कॉस के समेशन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अल्टीमेट हमारा बेसिक हाँ कंपोनेंट हमेशा साइनोसॉइडल ही होता है, इसीलिए हम हर जगह जो है साइनोसॉइडल ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन साइनोसॉइडल है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी साइनोसॉइडल है, और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में है। अब मान लो मैंने ऐसे इक्वेशन लिखा है, इसमें से डायरेक्शन तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डायरेक्शन कौन सी है। ई क्रॉस बी को देखेंगे तो ई क्रॉस बी आ रहा है माइनस जे में, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग माइनस जे। क्या हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा इक्वेशन रहेगा तो हम देख के बता देंगे कि ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव में। वेव चैप्टर याद करो, जब नेगेटिव होता था तो हाँ डायरेक्शन, सर, ये जब उल्टा पॉजिटिव होगा होता तो तो दूसरा। माइनस। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई, ये जो है बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, तो ये है हमारा ई एक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में। उसका मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, साइन का फंक्शन है, साइन। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कांस्टेंट ही है वेव की, ओमेगा टी। और ये किधर जा रहा है? माइनस जे में, माइनस जे में जा रहा है। माइनस जे का मतलब प्लस के इंटू वाई, प्लस के वाई। प्लस के वाई। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम टाइप का। अब ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन, ये ग्राफ, ये उसको देखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। ये जब मैक्सिमम पे पहुंचा उस मोमेंट पे ये भी मैक्सिमम पे पहुंचा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज में होते हैं। तो जो B होगा, B Z लिखेंगे, वो हो जाएगा B नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी सेम इसकी भी होगी, और इस डायरेक्शन जो है प्लस K इंटू वाई। इस वेव को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो एनर्जी कितनी फ्लो होती है, इसमें एनर्जी को हम डिनोट करते हैं, जिस डायरेक्शन एनर्जी की तरफ फ्लो हो रही है एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो उस एनर्जी के लिए टर्म एक डिफाइंड है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब इंटेंसिटी टाइप की चीज है कि किसी वेव में किसी डायरेक्शन में पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, उसका मेजरमेंट होता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो डिनोट करते हैं उसको एस से डिनोट करते हैं, और ये इसको कैलकुलेट करते हैं ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? बी बाई म्यू नॉट इज एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच। तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? ई और एच तो सेम ही है, मतलब 90 डिग्री पे हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ई इंटू एच इंटू साइन थीटा। तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ई इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, तो ये हो जाता है ई इंटू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो एनर्जी के लिए डिफाइंड है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो पता होना चाहिए कि क्या होता है, और उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, एस इज इक्वल टू ई बी बाई म्यू नॉट। तो इसकी स्पीड हो गई, ये दोनों सेम फेज में हो गए। अब ये दोनों जो ई नॉट है और बी नॉट है, इन दोनों में जो ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी है स्पीड ऑफ लाइट, और वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है, वो इवेल्युएट करते हैं 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से। किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई उस मीडियम का जो परमेबिलिटी है और जो परमिटिविटी है, म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई वी। c डिवाइडेड बाई वी करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ, देखो c डिवाइडेड बाई वी क्या, म्यू और एप्सिलॉन ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो जनरली क्या होता है, अच्छा म्यू आर जो है, म्यू आर की वैल्यू कितना हमने देखा है कितना होता है डायमैग्नेटिक के लिए? 0 से डायमैग्नेटिक के लिए 0 से 1 के बीच में होता है, और पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा। फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज्यादा होता है। Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेजर करता है,
ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी जैसे वो मास बाई वॉल्यूम करते हैं, वैसे ये ऑप्टिक्स मतलब लाइट ट्रेवल कर सकती है या नहीं, वो मेजर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई सोचो आयरन में तो कभी लाइट ट्रेवल होगा नहीं, आयरन क्या कोई बात करेगा कि लाइट कितना ट्रेवल कर रहा है, उसमें क्या है। तो हाँ सर, जनरली तो फिर जो भी उसका मटेरियल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, जिसकी वजह से लाइट उसमें जा रही है आ रही है। तो जनरल जो हमारा मैग्नेट होगा, हम सिंपल ऐसे सोच सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक टाइप का ही मटेरियल होगा। फेरोमैग्नेटिक में तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, मेटल वेटल की बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में कई बार तुम्हें पूछा हुआ है कि भाई एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, ध्यान सोचो कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 3। तो क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर गिवन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यही हाँ होता है, सर। डाइलेक्ट्रिक यस सर। कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। यस तो सर। अब पूछेगा व्हाट इज द हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो अब जैसे तुम्हें लगने लगा ये क्या चल रहा है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो म्यू आर था, म्यू आर तो दिया हुआ नहीं है। तो मोस्टली अगर म्यू आर दिया हुआ है तो हम उसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम म्यू आर क्या लेते हैं, म्यू आर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे इस वैल्यू के बेसिस पे फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर 3, यस सर। ये 1.7 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि 50 हो जाता है 100 हो जाता है। वैसा टाइप का मटेरियल होगा तो गिवन होगा, बट बाय डिफॉल्ट अगर नहीं गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। वहां पे ये नहीं सोचना है कि कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या करें क्या करें। तो हम यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वेव की प्रॉपर्टी से, वेव की प्रॉपर्टी, सर हाँ बोलो। सर हम तो जाई डिफाइन करते थे ना, वो हाँ वो ये था ना, ये नेगेटिव जी होता है सर डाया, जी। ये डाया के लिए नेगेटिव होता है, पैरा के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये हो गई इसकी स्पीड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो नॉन मैकेनिकल वेव है, एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट होता है। वैक्यूम में सारे वेवलेंथ के लिए स्पीड सेम हो जाती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। दोनों का इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, उस इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या है। फिर एनर्जी के लिए हम पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर होता है ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, वो बताता है एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये रिलेशन होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारा चीज़ हुआ। तो क्या करोगे, ये चैप्टर ऐसा ही है, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से हो सकता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट भी हमने कर लिया। अब जनरल जो है वेव की जो स्पीड होगी, जो v v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अब इसकी एनर्जी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जैसे मान लो दिया हुआ है कि ग्रीन लाइट जो है, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ, विजिबल रेंज की वेवलेंथ कितनी होती है, विजिबल 4000 से 7000। 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 से कुछ 7000। 400 टू हाँ जो एनसीईआरटी में देखोगे तो नैनोमीटर में, 550 नैनोमीटर में। नैनोमीटर 550 700 नैनोमीटर के आसपास। नैनोमीटर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम में, या फिर हम बोल एंगस्ट्रॉम सकते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो याद रखना है ये। तो लाइट जो ग्रीन है, ग्रीन मतलब मिडिल में होता है, तो वो 550 के आसपास होता है, तो ये हो जाएगा 550। 550 नैनोमीटर है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब मान लो ये है वैक्यूम में या एयर में, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एयर की जो स्पीड हो जाएगी वो है स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, तो फ्रीक्वेंसी के लिए यही चीज अप्लाई करना है, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई ये 550, कितना आ रहा है ये
-9 कितना हर्ट्ज जाएगा ये? बताओ कुछ। 3 अप्रोक्सीमेट बताओ, सो दैट कि तुम वेवलेंथ सर 6 वेवलेंथ वेवलेंथ याद रखो, वेवलेंथ याद रखो तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज कैलकुलेट कर पाओ। तो 5 × 10⁻16 ऐसे कुछ है। 16 नहीं होगा सर, 15 14 5.7 into 10⁻14 5.7 सर 5.4 5.4 into 10 5.4 इंटू 10 पावर अप्रॉक्स बोल रहा था। -14 -14 -14 क्यों? प्लस आएगा ना ये तो, प्लस 14 हाँ सर 14 +14 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये अब एनर्जी जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरली हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्यों? क्योंकि जो सेंसेशन जनरेट होता है ह्यूमन आई पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कई बार बोलते हैं लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। मतलब जो विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, के जेड है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वैसा लिखा हुआ होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसा सेम फेज में होते हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वाला टर्म बिल्कुल सेम होगा और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आता है, तो देखेंगे वो क्वेश्चन। अब इसमें व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड? एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना? 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है स्मॉल यू ई है, स्मॉल यू ई एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ई जो है, ये तो ई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जहां जहां पे वेव में होगा, जहां जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी। तो एक्स के ऊपर टी के ऊपर भी चेंज होता रहेगा, तो ये तो टाइम डिपेंडेंट है। तो ये एनर्जी डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन 1/4 तो 1/4 एप्सिलॉन ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा 1/2। सिमिलरली एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम यू बी लिख लेते हैं, यू बी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 म्यू 2 म्यू नॉट। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर से साइन स्क्वायर आएगा, फिर से 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। 2 की जगह क्या लिखेंगे? 4। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो बी नॉट, ई नॉट और बी नॉट में हमारे पास रिलेशन है, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी और सी इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट। ये फॉर्मूला है सी का। तो बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1/4 μ0 और बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 μ0 इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर देखो इसको स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये μ0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर।
मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू, तो एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई वेव जो है 100 जूल एनर्जी लेके जा रही है, तो 50 जूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और 50 जूल मैग्नेटिक फील्ड में है। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी? तो ये आएगा कि प्रूव दैट, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। तो ये इक्वेशन दोनों का लिख के और फिर इक्वेट कर देंगे। व्हाट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी? वो जो भी है एवरेज, टोटल हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐड कर देंगे भाई, दोनों तो सेम सेम होता है, तो ये 2 हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो सेम है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ बी नॉट स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी है? वो है 1/4, 1/4 एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4, एवरेज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड 1/4, एवरेज एनर्जी इन द वेव दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखो, 1/2 मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखो, दोनों सेम है। तो अब ये एनर्जी डेंसिटी है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसे ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में हम देख रहे हैं, ये वैक्यूम में ये वेव जो है, मान लो कोई लेजर लाइट है या टॉर्च है, कोई भी एक पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम अगर है, तो पैरेलल बीम है तो वो टी टाइम में वो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए क्रॉस सेक्शन एरिया में चल रहा है। तो ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा c इंटू टी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है सी टी। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी कन्फाइंड इन दिस वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम में, जैसे हमने मान लो कोई भी लेजर बीम है, हमने टॉर्च है, टॉर्च ऑन किया, वहां से पैरेलल बीम निकल रही है, 2 सेकेंड 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना जो है उस टॉर्च ने एनर्जी सप्लाई किया। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, कैपिटल यू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी इंटू वॉल्यूम। into volume. तो ये वॉल्यूम कितना हो Basically, जाएगा? ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू टोटल वॉल्यूम इज ए इंटू सी टी। ये अब हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। वही पॉइंटिंग वेक्टर टाइप का है, पॉइंटिंग वो वेक्टर है, इंटेंसिटी एक स्केलर है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब इस एरिया के थ्रू जो है कितनी एनर्जी फ्लो करी, मतलब आई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर सेकेंड टी टाइम में कितनी गई और यूनिट एरिया से कितनी जा रही है। तो ये आ जाएगा ut, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो पर यूनिट एरिया, तुम्हें पर यूनिट वॉल्यूम तो पता ही है, पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। पर सेकंड करने के लिए, उसमें इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए केवल स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई और मीडियम होगा तो वहां पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एवरेज एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। जैसे मान लो कि इसको अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो प्रेशर में रहोगे।
क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया एक बल्ब है, बल्ब टाइप का है, और बल्ब से आर डिस्टेंस पे आर की वैल्यू ले लेते हैं 3/√π मीटर। ये बल्ब जो है 100 वाट का है, 100 वाट का है। मतलब क्या है कि 100 जूल इन 1 सेकेंड, 100 जूल इन 1 सेकेंड ये रेडिएट कर रहा है। 100 जूल इन 1 सेकेंड रेडिएट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेडियली हर तरफ ये वेव रेडिएट कर रहा है। ये वेव रेडिएट कर रहा है, तो अब इसमें से क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में केवल 50% ही जा रही है एनर्जी, मतलब 50 जूल जा रहा है हर सेकेंड में। तो हमें बताना है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए। कि जो भी वेव रेडिएट कर रहा है वो प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या है। अब हमें पता है कि भाई ये जो एनर्जी है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस सर। आई इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर एनर्जी पर सेकेंड क्या हो गया, पावर, पावर पर यूनिट एरिया। मतलब जो बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो कितने एरिया में टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है टोटल, ये बल्ब है। यस सर। तो ये हो जाएगा कितना, एरिया इज इक्वल टू 4πr²। 4 4πr², ये बल्ब है। तो इस एनर्जी का 50%, ये तो उसने रेडिएट किया, इस एनर्जी का कितना है 50%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो 50% मतलब 0.5 इंटू पी पर सेकंड, इतनी एनर्जी निकल रही है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कितने एरिया पे हो रही है, वो इस एरिया पे टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है 4πr²। ये हो गया इंटेंसिटी। πr²। अब मुझे यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी पता है, क्या है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। वेव की इंटेंसिटी पता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इज ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2I डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट सी का रूट। आई के जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आई की जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू 2I, तो हो जाएगा 2/ε0c इंटू ये हो जाएगा 0.5 इंटू पी डिवाइडेड बाई 4πr²। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, लाइट डिम होती जाएगी। बहुत दूर अगर पॉइंट सोर्स है तो हमें तो डिम दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आईज के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट इन द सेंस इंटरेक्ट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बहुत नजदीक अगर जाएंगे तो बिल्कुल जो है इंटेंसिटी, इंटेंस लाइट हमारे आईज पे पड़ेगी, जैसे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है कम एरिया पे, तो उसका जो है ये रेडियस डिस्टेंस कम होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। क्या ये इवेल्युएट हो पाएगा भाई, ई नॉट अगर हम फाइंड करें, यस सर। 2 इंटू 8.85, कोई वॉलंटियर, 10⁻⁻12 इंटू 1/3 इंटू 10⁻8 इंटू
0.5 इंटू पावर है 100 वाट इंटू 4 पाई, आर स्क्वायर था 3/√पाई, 3/√पाई, तो पाई पाई कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 3/√पाई, तो 3 मतलब 9/पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 2 4 50, तो मतलब ये 100 ही हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या 10⁸ -4, 4000 बाई 4000 बाई 9 सर ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो √122 ऐसा कुछ। नहीं ज़्यादा अगर इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ये देखो, ये हो जाएगा 10⁻12, ये 10⁸, तो ये होगा 10⁻4, तो ऊपर हो जाएगा 10⁴, 10⁴ बाहर जाएगा 10⁻2, तो 10⁻2 बाहर हो जाएगा, और ये 0.2 और 0.5 और 0.2 मिलके हो जाएंगे 1, और ये 100 बाहर जाएगा, ये जाएगा 10, और नीचे फिर रूट में जाएंगे, तो रूट में ये तो एडजस्ट कर दिया, ये क्या बचा सर इसको 9 ले लेंगे सर, ये 8.85। अब ये 9 है, हाँ, तो ये 9 है और ये 4 है, तो 9 और 4 भी मिलके बाहर आ जाएगा 9 6, बाहर चला जाए। तो ये हो जाएगा 6, और रूट में जो है यहाँ से या ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, ये तो 6 हो गया, और ये 24 है 8.8, तो ये 27 टाइप का हो जाएगा, 26, तो ऑलमोस्ट 5.1 कुछ कर देंगे ऐसा, 5.1, तो ये हो जाएगा 33, 300 कर देंगे, मतलब 30 33.3 ऐसा हो जाए, 33। 33 अप्रॉक्स जो है 33.33 वोल्ट पर मीटर. What is the amplitude of magnetic field? Is equal to E naught by C. E naught by C 33.33 divided by 3 into 10⁸. तो ये हो जाएगा 11.11 into 10⁻³ -8 टेस्ला. यस सर। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेंगे, यही सारे कॉन्सेप्ट, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड लिखो, एनसीईआरटी में जो है 1-2 लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे मान लो आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसमें उसको आज ट्राई कर सकते हो, और वही क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में भी आते हैं, वही चीज रहेगा सेम. तो ये है लास्ट में, ये जो है ये याद करना पड़ेगा, ये जो टेबल तुम्हारा है, ये लास्ट में जो एक्सरेज क्या है, क्या ये जो है वेवलेंथ वाला याद करना. डिटेक्शन 10 पर डिटेक्शन उतना कुछ नहीं है, डिटेक्शन वो फोटोग्राफिक फिल्म सब में तो फोटोग्राफिक फिल्म ही है, तो डिटेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेवलेंथ की रेंज और उससे जो है फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रहेगी, और बाकी उनके सोर्स में ये माइक्रोवेव जो है वो थोड़ा सा उटपटांग है माइक्रोवेव का, ये क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वॉल्व मतलब वैक्यूम ट्यूब टाइप का होता है, जैसे बल्ब होता है ना, वैसे जैसे बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, वैसे ये भी वैक्यूम ट्यूब होते हैं, तो वहां से उसमें जनरेट होता है, तो ये जो है तुम्हें बस इतना याद रखना है, और उसमें से आता है ज्यादातर माइक्रोवेव, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा है, अजीब सा है, बाकी सब. तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखो 8.11 दिया हुआ है, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज गिवन बाय दिस,
ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सर पीछे जा रहा हूँ, नेगेटिव। हाँ, ये y है ना, यहाँ पे देखो y प्लस t, मतलब पॉजिटिव y Yes, एक्सिस sir. या नेगेटिव y एक्सिस? सर नेगेटिव वाई। Negative. नेगेटिव। तो द वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव y एक्सिस। व्हाट इज Yes, sir. ये है व्हाट इज द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ इक्वेशन देखो, ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। तो इसके साथ जो चीज़ है वो है ओमेगा, और यहाँ पे जो है के है। तो ये है के को उधर कैसे side. लिखते? के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, वहाँ से लेमडा फाइंड कर लेंगे। यहाँ से व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो ये 5.4 इंटू दिस है, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? तो मैग्नेटिक फील्ड यही है, ई नॉट 3.1. सी से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? तो वहाँ पे ये सारे टर्म तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। और ये आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक sir. फील्ड उसके वेक्टर किस डायरेक्शन ये में? कैप हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में है, और वेव जा रहा है नेगेटिव वाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या माइनस के में है? सोचो, पॉजिटिव वाई में डायरेक्शन, तो ई क्रॉस भी आना चाहिए पॉजिटिव वाई में। तो अगर ई ऐसे है और ये नेगेटिव वाई में जा रहा है, मतलब ऐसे वेव की स्पीड आनी चाहिए इधर, तो ये पॉजिटिव जेड में, मैग्नेटिक फील्ड Yes, पॉजिटिव sir. जेड में। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड. पॉजिटिव जेड में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ई नॉट बाई बी करके फाइंड करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड। ये सारा टर्म बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? के कैप। आई कैप की जगह क्या हो जाएगा? के कैप। Yes, sir. ठीक है, यही सब। ये देखो, एम्पलीट्यूड अबाउट 5% ऑफ पावर बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल रेडिएशन, एवरेज इंटेंसिटी, डिस्टेंस 1 मीटर, 10 मीटर। Yes, sir. तो ये सारे, ये जो एक दो क्वेश्चन है इसको ट्राई कर लोगे, बाकी सब ऐसे दिया हुआ होगा कि ये इतना सेंटीमीटर है, इतने नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो आइडेंटिफाई करो, ये सब है। Suppose the electric field amplitude of electromagnetic wave and frequencies is determine the B naught, omega, k, lambda। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहाँ से जो है लैम्डा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहाँ से लैम्डा आएगा। लैम्डा से जो है, देखो डिस्कनेक्ट होगा 5 मिनट के लिए और कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट होगा।